बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वेलकम टू द सीसा कोर्स। अभी हम लास्ट वीडियो पे देख रहा था आईएस कंट्रोल के हवाले से, और उसको हम यहाँ पर लास्ट हमने कुछ चीज़ें कंट्रोल देखा था, पढ़ा था कि क्या चीज़ है, टाइप ऑफ कंट्रोल का क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स वगैरह हमने लास्ट देखा था। अभी हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि इस कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या और क्या क्या है, और बेसिकली कि क्या चीज़ है आपने कंट्रोल के अंदर कवर करनी है, ठीक है ना। और उसका मेन एम जो आपको कंट्रोल के बारे में पढ़ाई था आपने, कहना है कि कंट्रोल क्या है और कंट्रोल किस चीज़ के लिए मेजरमेंट है। टेक्नोलॉजी एक तरह से आपको टेक्नोलॉजी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर आपको मेजरिंग कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि क्या चीज़ इफेक्टिव है, किस चीज़ को बचना है, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट होना है, किस चीज़ को नहीं होना है, ठीक है ना। बेसिकली इसका फायदा ये है कि ये आपको सेफ गार्डिंग एसेट्स आपको दे रहा होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो आपका एसेट एसेट है उसको सेफ गार्ड कर रहा होता है, बचा रहा होता है किसी भी अनफोर्सीन इवेंट से, ठीक है ना, थ्रेट से बचा रहा होता है। एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये जब डेवलपमेंट जो लोग कर रहे हैं उनको बड़ा अच्छा पता होगा कि, और जो अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है, बैचलर्स कर रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है पूरा, उसको एसडीएलसी कहता है। जो as system development life cycle process are established in place and operating effectively, ठीक है ना। आपके कंट्रोल्स वहां पर ही डिफाइन होते हैं। बेसिकली जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं कहीं सिस्टम एप्लीकेशन की, टूल्स की या कोई प्रोग्राम की, तो वहां पर आपने सिस्टम के अंदर कंट्रोल चेक एंड बैलेंस डालना होता है। बेसिकली चेक एंड बैलेंस वाला जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल्स आपको आसान जबान में कह रहा है कि आपने क्या चीज मुख्तलिफ स्टेज पर आपके चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, मुख्तलिफ स्टेज पे आपके, जहाँ पर आपको चीजें देखी जाती है कि सही डेटा जा रहा है, सही प्रोसेसिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो कंट्रोल्स इसी को कहते हैं, ठीक है ना। आप मुख्तलिफ जगहों पर फिजिकली देखा होगा आपने, चेक पॉइंट बने होते हैं, तो वहां पर आपकी जब चेकिंग हो रही होती है, आपकी गाड़ी के पेपर चेक किए जा रहे होते हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करा जाता है, आपको खुद आइडेंटिफिकेशन आपकी चेक की जाती है, तो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल। ये कंट्रोल इन प्लेस होते हैं। इन कंट्रोल को जितना अच्छी तरह से ये कंट्रोल डिफाइन होंगे, ये ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलर सिस्टम के अंदर भी इसी तरह होते हैं, और ये जितना वेल डिफाइंड होगा, लेट्स सपोज आपने किसी चेक पॉइंट पर आपने कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने वो आपसे चेकिंग तो की, लेकिन चेकिंग के अंदर वो उस तरह उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, उन्होंने वो कंट्रोल्स इस तरह अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं थे इफेक्टिव के, वो उनको यही नहीं पता सका कि आपने उनको पेपर तो दिखाए, लेकिन वो पेपर के अंदर उनके पास डिटेक्शन के डिवाइस नहीं थी, वो वीक कंट्रोल्स वहां थे कि उन्होंने आपके गाड़ी के नंबर को किसी सिस्टम में डाल के चेक नहीं करा कि ये गाड़ी किसके नाम पर है, क्या चीज़ है, बस ठीक है वेरीफाई किया कि पेपर है, पेपर किस तरह पेपर की जांच पड़ताल मजीद है। तो बेसिकली कंट्रोल तो था, लेकिन कंट्रोल की इफेक्ट नहीं। तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी है कि चेक करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सिस्टम की प्रोसेसिंग को, सिस्टम की परफॉर्मेंस को और चेक करने के लिए जो चेक्स लगाए जाते हैं उसको कंट्रोल कहा जाता है। इंटेग्रिटी ऑफ जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है इसका, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटेग्रिटी होती है मैनेज करना, कि कोई इसमें टैंपरिंग तो नहीं हो रही चीज़ें, ठीक है ना, वो ये आईएस कंट्रोल के अंदर शामिल होती है। इसमें भी देखा जाता है कि आपके सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पॉलिसीज होती है या जो रजिस्ट्रीज होती है, उसके अंदर किसी ने कोई छेड़खानी तो नहीं की, किसी ने कोई टैंपरिंग तो नहीं की, तो ये आपको ये भी इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मकासद जो आप उसको कह लें। इंटेग्रिटी ऑफ सेंसिटिव एंड क्रिटिकल एप्लीकेशन सिस्टम एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इंटेग्रिटी ऑफ सेंसिटिव एंड क्रिटिकल एप्लीकेशन सिस्टम एनवायरनमेंट, उसको देखा जाता है, ठीक है ना। कि आपकी इंटेग्रिटी, आपको क्रिटिकल एप्लीकेशन वगैरह की है वो भी चेक की जाती है। एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर, ठीक है ना। यूजर का ये बार बार डिस्कशन किया गया, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन यूजर का देखा जाता है, मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा है, कौन सा यूजर लेजिटिमेट है, कौन सा यूजर अनलेजिटिमेट है, ठीक है ना। और उसको देखा जाता है, ठीक है ना। और कौन सा यूजर की किस राइट्स की जरूरत है, किस प्रिविलेज की जरूरत है, ठीक है ना। द effectively efficiently and effectiveness of operating system operations, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट आपका ऑपरेशन है, अगर यूज हो रहा है तो वो किस तरह डेटा जा रहा है, किस तरह बैकअप्स हो रहा है, किस तरह उसको यूजर को एक्सेस कर रहा है, किस तरह उसका डेटा का फ्लो किस तरह मैनेज कर रहा जा रहा है, ठीक है ना।
और फिर इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट। अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई चीज चेंज आ रही है तो वो कितना इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि चेंज मैनेजमेंट हो रही होती है मुस्तकिल, एप्लीकेशन के अंदर भी चेंज हो रही होती है, सिस्टम के अंदर भी हो रही होती है, आए दिन उसके अंदर चेंज हो रही है, डेली बेस पर आप समझिए सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रही होती है। इवन क्या माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस भी आप डाल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो चेंज में काउंट होता है। अगर आप पैच भी डाल रहे हैं तो वो भी चेंज के अंदर काउंट हो रहा है, ठीक है ना। और अगर उसके अंदर कोई आप फिजिकली कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं तो वो भी चेंज में काउंट होगा उसके अंदर। तो चेंज के बहुत सारी नौयतें, अक़साम है, टाइप्स है, ठीक है ना। और चेंज के अंदर आप कोई प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं, टेक्निकल चेंज कर रहे हैं, तो सारा कुछ चेंज के अंदर आता है। चेंज शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है ना। बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं कि आपने चेंज को रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता है, चेंज का कोई मेंटेन नहीं किया जाता है। और चेंज के लिए हर बंदा, लेट्स से वो आपने कोई सिस्टम में चेंज लेकर आए, अब वो उसकी वजह से सिस्टम के अंदर, लेट्स से वो आपने किसी यूजर को एक्सेस दिया हुआ, ठीक है ना, और बगैर अप्रूवल, बगैर ऑथराइजेशन के दे दिया आपने अप्रूवल, तो आपके जहन में था कि मैं अभी दे दूंगा 10 मिनट वो काम करेगा, उसके बाद मैं रिवर्ट कर दूंगा, और रिवर्ट करना भूल जाए। बाद में हो सकता है वही यूजर या फिर कोई और यूजर ने उसी की आईडी, यूजर आईडी को यूटिलाइज करते हुए कोई मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म की, तो वो आपका एडवर्स इम्पैक्ट होगा। तो इसको आपने कहीं रिकॉर्ड करना होता है, सारा कुछ देने से पहले देखना होता है, ठीक है ना। साथ में जनरल कंट्रोल्स जो होते हैं उसकी, उसमें क्या क्या चाहिए, इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स दैट कंसर्न दैट द सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जनरल कंट्रोल्स की जहाँ बात आती है उसके अंदर अकाउंटिंग कंट्रोल्स की बात आती है, जो कि आपके सिस्टम को और आपके एसेट को, उसके रिलायबिलिटी को जो है ना मेंटेन कर रहा होता है, उसकी सेफगार्डिंग कर रहा होता है। ऑपरेटिंग कंट्रोल्स दैट कंसर्न डे टू डे ऑपरेशन, फंक्शन एंड एक्टिविटीज, ठीक है ना। ऑपरेशन कंट्रोल्स दैट कंसर्न जो रोजाना की एक्टिविटी होती है जनरल कंट्रोल्स में वो शामिल होता है, ठीक है ना। और उसके फंक्शनलिटी और उसकी एक्टिविटी शामिल होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दैट कंसर्न ऑपरेटिंग operational efficiency in a function area and adherence to the management policy. Administrative control that concern जो that concern operational efficiency, ठीक है ना। इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स आ जाते हैं कि जो आपको जनरल कंट्रोल्स के अंदर में शामिल हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शामिल होने चाहिए जो आपके मैनेजमेंट की पॉलिसी पर अमल करवा सके, ठीक है ना। लोग इन्फोर्समेंट की यहाँ बात आ रही है कि इन्फोर्स कर सके, इन्फोर्समेंट किस तरह हो सके मैनेजमेंट पर, कि उसके अडेरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। या वहां पर ये बात आ रही है कि आपके वो कंट्रोल्स भी शामिल हो जाए कि लोग अब इसमें क्या चीज आती है कि बाज दफा इन्फोर्समेंट के लिए आपने कोई डिसिप्लिन एक्शन भी लेने पड़ते हैं, वो आपने वार्निंग्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है ना। दिस इज द कॉल द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कि जहां पर आपने मैनेजमेंट की पॉलिसीज की अडेरेंस हो सके। बाज दफा लोग मानते नहीं है, ठीक है ना, आपने उनको वार्निंग इशू कर दी है। लेट सपोज एक कंट्रोल है कि आपने लगा दिया कि सुबह एम्प्लॉय आएगा और अटेंडेंस लगाएगा, ठीक है ना। अब आपने वहां पर अटेंडेंस सिस्टम भी लगा दिया, लोग आ रहे हैं, लगा नहीं रहे, ठीक है ना। कंट्रोल तो लगा हुआ है लेकिन वो इफेक्टिवली या एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, आपने तो लगा दिया कंट्रोल, बड़ा अच्छा कंट्रोल लगा लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसका अपना टाइमर नहीं लगा रहे। तो आपने उधर उस कंट्रोल के ऊपर आपने साथ साथ में बता भी दिया है कि अगर जो चीज जो उसको यूज नहीं करेगा, ठीक है ना, उस जिनकी रेटिंग नहीं आएगी, जिसकी अटेंडेंस नहीं आएगी उस कंट्रोल के अंदर, जिसका, तो अगर 3 दफा कंटिन्यूसली अगर वो महीने के अंदर उसकी रिकॉर्ड नहीं अपडेट होगा तो कंसिडरिंग उसकी एब्सेंट कंसीडर और उसकी एक दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। आपने अनाउंसमेंट की, फिजिकल टेक्निकल कंट्रोल आपने लगा दिया वहां पर, बायोमेट्रिक का, जिसमें थंब अटेंडेंस लग रही है उसके, और उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली आपने मैनेज कर दी थ्रू इन्फोर्समेंट आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के जरिए। दिस इज द कॉल कि यहाँ पर वो बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसीड टू इंश्योर प्रॉपर यूजेज ऑफ एसेट, ठीक है ना। आपकी पूरी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए कि आपने एसेट को किस तरह यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। ये नहीं है कि उसको, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको किस तरह आपने यूज करना है, उसको अगर डिस्पोज करना है तो उसकी क्या पॉलिसीज होगी। और अगर किसी के पास ये नहीं कि एम्प्लॉय लेके चला गया लैपटॉप्स, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है, उसके बाद फिर वो कहता है सर चोरी हो गया, मुझे नया लैपटॉप दे दें, ठीक है ना। तो पता चला वो लैपटॉप उसके पास ही पड़ा होता है, ठीक है ना।
तो आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर होनी चाहिए कि आपने सेफ गार्डिंग करनी है, और अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है कि आपका लैपटॉप वगैरह अगर कहीं से चोरी हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपने एम्प्लॉय को किस तरह उसको फैसिलिटेट करना है, या उसके अंदर क्या प्रोसेस होना है कि एक्वायरिंग दूसरी किस तरह करनी है, ठीक है ना। ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द डिजाइन एंड यूज ऑफ द एडुकेट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, ठीक है ना। आपकी पूरी पॉलिसीज होनी चाहिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ मैनेज करना है, कहाँ रखना है, ठीक है ना, और उसको किस जगह पर मेंटेन रखना है। डेटा है तो फिजिकल डेटा को, फिजिकल फाइल्स वगैरह रिकॉर्ड को कहाँ रखना है, और ताकि वो कोई ऐसे स्टोर में रखना है जो सेफ, ऐसा सेफ में रखना है जो कि फायर प्रूफ हो, जहाँ से चोरी ना हो रिकॉर्ड वगैरह को। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स अक्सर आग लग जाती है, वो जानबूझ के लगाई जाती है या खुद लग जाती है, लेकिन तो अगर उसको ऐसे फायर प्रूफ कैबिनेट्स के अंदर रख दिया जाए जहाँ पर वो आग लगने से भी कुछ नहीं हो, तो फिर आप उससे बच सकते हैं। लेकिन डेटा के अंदर ये है कि आपने डेटा को बैकअप रखना है, डेटा को ऑफ साइड रखना है, डेटा के रियल टाइम बैकअप्स रखना है, ठीक है ना, और उसको मेंटेन रखना है। तो ये रिकॉर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए जो आपने कंट्रोल्स लगाने हैं। एक्सेस एंड यूज प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। आपने जो एक्सेस के जो प्रोसेस है और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करवाने हैं, उसको फॉलो कराना है। एक्सेस का मतलब आपने यूजर लॉगिन और आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये ध्यान में रखेगा। एक्सेस के अंदर जब आप बात करेंगे तो 3 एलिमेंट जरूर रखेगा, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है ना। कि आइडेंटिफिकेशन, फिर वहां पर आपको वो जरूर याद रखिएगा, समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर, 3 चीजें वहां पर कि आपने जब आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होती है तो आपको कोई चीज का पता होना चाहिए, समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, कोई चीज आपके पास होनी चाहिए, और समथिंग यू आर, ठीक है ना, आपने अपने को बताना। समथिंग यू नो का मतलब पासवर्ड्स वगैरह आपने याद रखने हैं। समथिंग यू हैव, आपके पास कोई कार्ड वगैरह होना चाहिए जिसको आप स्वाइप करके जा सकते हैं, ठीक है ना, आपकी आइडेंटिटी कोई बता सके, ठीक है, जिस तरह। और समथिंग यू आर के आपने अपने बारे में बताने, जैसा फेस डिटेक्शन वगैरह होता है, ठीक है ना, कि क्या है क्या नहीं। फिजिकल एंड लॉजिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉर फैसिलिटीज, ठीक है ना, आपने तमाम जगहों की पॉलिसीज बतानी है, फिजिकल और लॉजिकल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए और उसको आगे इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, ठीक है ना। आईएस स्पेसिफिक कंट्रोल्स की बात है कि ईच कंट्रोल्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एन आईएस स्पेसिफिक कंट्रोल, तमाम जनरल कंट्रोल्स को आप आईएस कंट्रोल में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। The IS auditor should understand IS control and how to apply them in planning and audit, ठीक है ना। आपने IS auditor should understand, वो उनको पता होना चाहिए IS auditor को कि वो अपने कंट्रोल्स को किस तरह प्लानिंग में ऐड करेगा और किस तरह उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो बजाय IS ऑडिटर की नॉलेज इतनी इनहांस होनी चाहिए कि उसको कंट्रोल्स की बारे में पता हो, किस तरह अप्लाई होते हैं, किस तरह यूज हो रहा है, और उसको अपने प्लान में भी ऐड करेगा। IS control procedure includes strategy and direction of the IT function। ये हमने पहले भी देखा था कि IS कंट्रोल के अंदर स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन के डॉक्यूमेंट्स, प्लान वगैरह सब कुछ होने चाहिए। जनरल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ द आईटी फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोसीजर्स उसके पास होने चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, और आईटी के फंक्शन के प्रोसीजर्स होने चाहिए। एक्सेस टू आईटी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डेटा एंड प्रोग्राम, जहाँ वो ऑडिट करने जा रहा है उसके पास फुल लिबर्टी हो उस डेटा को एक्सेस करने की, उस प्रोग्राम को करने की, ठीक है ना। सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज एंड चेंज कंट्रोल के प्रोसीजर्स के पास पढ़ोगे क्या चेंज हो रहा है, क्या डेवलपमेंट में क्या मेथोडोलॉजीज यूज की, किस चीज को फ्रेमवर्क को फॉलो किया है, जब डेवलपमेंट अगर भी है। लेकिन अगर डेवलपमेंट नहीं भी है तो एटलीस्ट चेंज हो रही है, तो कई अपनी मर्जी से चेंज करवा रहा है कोई, उसका चेंज बोर्ड पूरा है, चेंज का हम पढ़ेंगे सेपरेटली, पूरा चेंज का प्रोसेस क्या है और चेंज का एंड टू एंड लाइफ साइकिल क्या है। तो चेंज को जो कंट्रोल्स है उसको भी जहन में रखना है, ठीक है, चेंज को देखना है। चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चेंज के ऊपर 2-3 बल्कि ज्यादा सवाल भी बन सकते हैं। नॉर्मली 2-3 तो मस्ट आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सवाल भी बन सकते हैं चेंज के ऊपर। तो चेंज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। चेंज ऑथोराइज चेंज है या नहीं है, चेंज के ऊपर इम्पैक्ट रिव्यू किया हुआ है, चेंज के ऊपर आपने पहले से उसका ऊपर अप्रूवल्स ली हुई है, ठीक है ना। चेंज को रिव्यू किया हुआ है, चेंज बोर्ड से उसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। कब चेंज करना है, क्या करना है, इमरजेंसी चेंज है, रेगुलर चेंज है, ठीक है ना, प्लान चेंज है, स्केड्यूल चेंज है, ठीक है ना। ये वो सारी चीजें जो हम चेंज के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। एडिशनल आईएस कंट्रोल प्रोसीजर इंक्लूड्स ऑपरेशन प्रोसीजर्स आपके हो गए, ठीक है ना। सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट फंक्शंस आपके पास आ गए, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स आ गए, ठीक है ना। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आ गए,
बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डीआर के प्रोसीजर्स जरूर होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के प्रोसेस होने चाहिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होने चाहिए, के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस होने चाहिए, प्रोटेक्शन एंड डिटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स के प्रोसीजर्स होने चाहिए। बेसिकली ये एक तरह से ना चेक लिस्ट आपके भी बन सकती है यहाँ पर। मैंने आपको थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया, लेकिन अगर ये हमने मुख्तलिफ टाइम पे हमने ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर, और इसके अंदर आपको ऑपरेशन प्रोसीजर्स का पता है, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कंट्रोल्स जब आप बात कर रहे हैं, ये आईएएस स्पेसिफिक कंट्रोल्स की बात हो रही है कि आईएएस के अंदर क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स जहाँ आ गए इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों के फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आपके पास जो अभी हमने डिस्कस किया था। बिजनेस कंटिन्यूटी अगर है आपके पास कोई बिजनेस कंटिन्यूटी बीसीपी डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा आपके पास होना, या डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के डॉक्यूमेंट होना, पूरा एंड टू एंड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो वहां से आप देखेंगे डीआर साइट्स क्या है, डीआर को टेस्ट किस तरह किया जा रहा है, डीआर की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसके रिजल्ट किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये खुदा ना खास्ता ये आपको एड्रेस करता है। अगर सीआईए के अंदर आप देखें तो जो अवेलेबिलिटी वाला जो था पार्ट जो था, वो एड्रेस कर रहा है बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर आप उसको मैप करें कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी के अंदर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होगी तो आपके बोले खुदा ना खास्ता आपका वायरस आ जाता है, आपके ऊपर साइबर सिक्योरिटी अटैक हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके सिस्टम या आग लग जाती है फिजिकल, तो फ्लडिंग हो जाती है, सैलाब आ जाता है, ठीक है ना। तो बारिश हो जाती है, आपका डेटा सेंटर बंद हो जाता है। तो आपके पास क्या बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होंगे कि आपने उसको कंटिन्यू रखना है। और डीआर जो रेलेवेंट होता है वो सबसेट ऑफ द बीसीपी होता है, ये जहन में रखिएगा, सवाल बनेगा इसके ऊपर। और ये सबसेट ऑफ द बीसीपी होता है, टेक्निकल होता है, ठीक है ना। मतलब कोई डीआर साइट की बात, एक डेटा सेंटर से उठाकर आपने दूसरे डेटा सेंटर के ऊपर सर्विसेज मूव करनी है, तो वो डीआर प्लानिंग में शामिल होती है। एक जगह से आपका बंद हो गया सिस्टम, दूसरी जगह से चला, तो वो आपका डीआर होता है। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन जो आपके सिस्टम चलाने के लिए होते हैं, ठीक है ना। डेटाबेसेस जो होते हैं आपके पीछे, प्रोग्राम के पीछे डेटाबेसेस होते हैं चीजें, ठीक है ना। प्रोटेक्शन एंड डिटेक्टिव मैकेनिज्म्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल इंटरनल अटैक्स, ठीक है ना। आपने वो प्रोटेक्शन की हुई होती है अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। और वो उसको चलाने के लिए जो आप प्रिवेंशन कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, सेफ गार्डिंग कर रहे होते हैं, इंटरनल चाहे हो चाहे वो एक्सटर्नल अटैक्स हो, तो वो आपके कंट्रोल्स में शामिल होता है। तो ये तमाम चीजें ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इससे चेकलिस्ट भी बन सकती है आपकी पूरी, यहाँ से ही आपको चेकलिस्ट बनाने में भी हेल्प होगी। प्लानिंग के अंदर जरूर रखिएगा उसको ज़हन में कि आपने किन किन चीज़ों के ऊपर जाना है। जब आप जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऑडिट करने, तो आपने यहाँ से एक चेकलिस्ट बनाकर लोगों से बात करना शुरू करना कि ये मुझे प्रोसीजर, ऑपरेशनल प्रोसीजर बता दें, मुझे आपकी क्यूए के प्रोसीजर बता दें, फिजिकल एक्सेस के कंट्रोल प्रोसीजर बता दें, डीआर चेंज के प्रोसीजर बता दें, चेंज की पॉलिसीज बता दें, नेटवर्क एक्सेस कम्युनिकेशन बता दें, डेटाबेस की मुझे पॉलिसीज बता दें, ठीक है ना। ताकि आप कंट्रोल्स रिव्यू होंगे, ठीक है ना। फिर इसके साथ साथ आप पासवर्ड की पॉलिसीज भी मांग सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसी मांग सकते हैं, बैकअप रिस्टोर की पॉलिसी मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वो चीजें जो यहाँ से ड्राइव होती है। तो ये मेन पर्पस है कि आपकी प्लानिंग हो, आपको कंट्रोल्स का पता चल रहा हो, और आप एक अच्छे ऑडिटर के साथ की तरह आपको उन चीजों पर अबूर हासिल हो जिस चीज पर आप ऑडिट करने जा रहे हैं। तो सिंस ये बहुत सारी चीजें इन प्रैक्टिस करने से आती है। वैसे आपने पढ़ लिए तो बाज़ दफ़ा आपके जहन में, ज़ाहिर बात है पहले आपको इन चीज़ों के ऊपर नॉलेज लेना होता है और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो आप जो प्रोफेशनल यहाँ पर एक कोर्स के अंदर है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ऑडिट में नहीं है, तो विद इन डिपार्टमेंट जिस फंक्शन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप ये चीज़ खुद सेल्फ एक तरह से अपना ऑडिट प्रिपरेशन कर सकते हैं, एज़ अ ऑडिटी आप कर सकते हैं। तो ये जनाब हो सकता है कि आपको ये बहुत बोरिंग भी लग रहा हो, ये सारा कुछ ड्राई लग रहा हो, लेकिन ये आपको एक ऑडिटर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस चीज़ की आपको, अगर आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आपने रिव्यू करना है, इसको देखना है, स्टडी करना है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही इसके लिए, और नेक्स्ट हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।